तो विस्कोसिटी हमने कहा लिक्विड की वो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है जो लिक्विड को बहने से रोकती है, अपोज करती है। ठीक है, फैक्टर के हवाले से बात कर चुके हैं हम। क्या बातें की हैं फैक्टर के हवाले से बताओ, जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। पहला फैक्टर हमने क्या देखा था? टेम्परेचर नहीं देखा था पहले? ओके खैर, टेम्परेचर के साथ क्या कहानी है बेटा? हायर इनवर्स रिलेशन से मुराद टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? इजाफा। काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होने से मॉलिक्यूल की मूवमेंट पहले से बढ़ जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी, लिक्विड आसानी से फ्लो कर पाएगी। करेक्ट? ओके। अगली बात हमने क्या की थी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आईएमएफ। वो आईएमएफ नहीं है जिससे हम कर्जे लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या ताल्लुक था बेटा? डायरेक्ट। ठीक है। थर्ड, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपके पास एलोंगेटेड मॉलिक्यूल है, कैसे? एलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं अगर आपके पास, तो इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उन मॉलिक्यूल से जो कि रेगुलर शेप के या मैं कहूं स्फेरिकल शेप के हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा एलोंगेटेड के केस में। ठीक है, और कुछ बताया था? साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी तो बताया था। क्या ताल्लुक था बेटा? डायरेक्ट। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा कांटेक्ट एरिया उतना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा, विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ये बातें हम कर चुके हैं। ओके, एक क्विक से एक रिवीजन दे दिया आपको। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में ना एक रीजन भी आपके पास आ सकता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास अल्कोहल है CH3CH2OH और आपके पास ग्लाइकोल है। मैं अगर आपसे पूछूं अल्कोहल की इथेनॉल की विस्कोसिटी ज्यादा है या ग्लाइकोल की, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्लाइकोल। वाई? क्योंकि ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो ये कितने बना सकता है? मतलब इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर कम है एक OH की वजह से, तो इसके अंदर 2 OH की वजह से क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है? खैर, यूनिट्स की बात करते हैं बेटा। इसकी जो यूनिट है वो पॉइस भी यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा सेंटीपॉइस भी यूज होती है और मिलीपॉइस भी यूज होती है। ठीक है, मिलीपॉइस। बट जो SI यूनिट है इसकी, SI यूनिट है आपके पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। बात समझ आ गई? जिस इंस्ट्रूमेंट से विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं ऑस्वर्ड्स विस्कोमीटर। ग्लास की एक ट्यूब होती है, उसके अंदर लिक्विड को भरते हैं, ड्रॉप ड्रॉप लिक्विड उसमें से गिरता है, ड्रॉप के टाइम को नोट करते हैं, कितने देर में कितने ड्रॉप उसमें से गिर रहे हैं, देन उसका कंपैरिजन वाटर के साथ करके विस्कोसिटी निकाली जाती है। मतलब ऐसा एज अ रेफरेंस आप किसे लेते हो? वाटर को लेते हो। ठीक है, अब अगर आप बुक में देखो तो एक टेबल आपको नजर आएगा जहां पर डिफरेंट तरह की लिक्विड की विस्कोसिटी लिखी हुई होगी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। दिख रहा है आपको? ओके, इसमें से खास तौर पर आपको वाटर की वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या है वाटर की वैल्यू बच्चों? 1.789। ठीक है, 25 में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज आप यहां पर नोटिस कर सकते हो कि वाटर की
अगर आप वाटर की विस्कोसिटी की बात करो बच्चों, तो 25 डिग्री पर कितना है? 20 पर कितना है? उसके बाद 15 पर है कितना? 50 पर। उसके बाद 1.789। अगर मैं इसे तरतीब दूं, 0 डिग्री को पहले लिख देता हूं, टेम्परेचर बढ़ा, कितना हो गया? 25, सॉरी कितना था? और 50 डिग्री 0.5। तो यहां पर आप एक पैटर्न देख रहे हो कि टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी का ताल्लुक कैसा है? इनवर्स है। ठीक है, 0 डिग्री वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 1.789 ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए खास तौर पर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी बता दिया, यूनिट्स भी बता दी। ठीक है, और कुछ बचा विस्कोसिटी से हमारे पास? अगला टॉपिक है आपका सरफेस टेंशन। हेडिंग लगाइए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस पर तनाव। टेंशन से बुरा होता है तनाव। अब ये तनाव क्या है, इस पर बात करता है। चलो समझने से समझना शुरू करता है। मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें है लिक्विड। तो ये लिक्विड के क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं। मैं यहां से दो मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करता हूं, एक को सरफेस से सेलेक्ट करता हूं और एक को लिक्विड के अंदर से सेलेक्ट करता हूं। लेट सपोज मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे मैंने नाम दिया M1 का, और एक अंदर से इस मॉलिक्यूल को ले लेता हूं और इसे कह देता हूं M2। सही। अब बारी बारी इन दोनों की जो सिचुएशन है उसे हम समझते हैं। अगर आप M1 को देखो तो M1 अपने राइट हैंड के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, हो रहा होगा, लेफ्ट वाले से भी हो रहा है। ठीक है, इस वाले से भी अट्रैक्ट हो रहा होगा और इस वाले से भी हो रहा होगा। ऐसा ही है। या नोट्स में मे भी मैंने इसे M2 कहा है और इसे M1 कहा है, तो इसे M2 ही कहता हूं। अब आप आ जाओ M1 पर। ये रहा आपका M1 मॉलिक्यूल। ठीक है, इस M1 की अगर आप बात करो तो ये इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये मॉलिक्यूल नीचे वालों से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी, और मतलब M1 इक्वली हर डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो रहा है, जबकि M2 हर डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्ट नहीं हो रहा। इस M2 के ऊपर और कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है जो कि इस वाली अट्रैक्शन को क्या कर सके। इस वाले को तो बैलेंस कर रहा है ना ये वाला, नीचे जो डाउनवर्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है उसे बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई मौजूद नहीं। जबकि अगर आप M1 को देखो तो ये इक्वली सराउंडेड भी है और इक्वली अट्रैक्टेड भी है। मैं आपसे पूछूं इस M1 की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी? किस डायरेक्शन में होगी? नहीं होगी, क्योंकि हर डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्टेड है। करेक्ट। मैं आपसे पूछूं M2 भी क्या मूव करेगा? ये भी अपनी जगह पर रहेगा, मूव नहीं करेगा? करेगा। कहां मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। वाई? क्योंकि एक परपेंडिकुलर फोर्स यहां पर जनरेट होगी जो कि हर सरफेस के मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी।
क्या ऐसा ही है? ऐसा ही। इसका मतलब ये कि सरफेस को फिर कुछ इस तरह का नजर आना चाहिए, ऐसा नजर आना चाहिए या ऐसे नजर, ए या बी? ऐसे नजर आना। क्यों? क्योंकि नीचे से एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, वो फोर्स जो परपेंडिकुलर लग रही होती है आप उसे टेंशन कहते हो, 90 डिग्री के एंगल से। तो मैं कहूंगा कि यहां पर एक डाउनवर्ड एक परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है, जो कि लग रही है कहां पर? लिक्विड के यूनिट लेंथ, मतलब सरफेस की जो लेंथ है उस पर एक क्या लग रही है? एक फोर्स लग रही है, ठीक है। इस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा? सरफेस टेंशन। दो तरह से इस बात को हम समझ सकते हैं, बल्कि तीन तरह से हम बात को समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि वो फोर्स जो कि पर यूनिट लेंथ पर एक्ट करे लिक्विड के सरफेस पर, उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन। अगली बात, ये मॉलिक्यूल मूव भी तो कर रहे हैं, तो मूव करने के लिए कुछ एनर्जी भी तो यहां पर खर्च हो रही होगी, या एनर्जी भी तो चाहिए, करेक्ट? मुझे एक बात बताओ, कौन सी लाइन ज्यादा बड़ी है? स्ट्रेट लाइन उठाते हैं, लाइन ए बड़ी है, लाइन बी बड़ी है, या दोनों सेम है? लाइन बी ज्यादा बड़ी होगी, है ना? अगर मैं उसे सीधा करूंगा तो ज्यादा बड़ी होगी, करेक्ट? तो इसका मतलब ये कि इस फोर्स की वजह से सरफेस एरिया में भी क्या हो रहा है? इजाफा। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड हो लिक्विड के एरिया को बढ़ाने के लिए, उस फोर्स को आप क्या कहोगे? उसे भी आप क्या कहोगे? सरफेस टेंशन कहोगे। ये हो गई दो बातें, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या कही? एनर्जी विच इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस, दो बातें हो गई। तीसरी बात, ये मॉलिक्यूल नीचे आए हैं, क्या पहले यहां पर भी तो मौजूद होंगे ना, ये है ना? यहां से मूव करके आए हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना? किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो, क्या कहलाता है? वर्क डन। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सरफेस टेंशन इज द वर्क डन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये भी कह सकता हूं मैं, है ना? तो सरफेस टेंशन को तीन तरह से हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, उसे लिखते हैं और फिर मजीद बातें करते हैं। लिखवाऊं डेफिनेशन? देखिए, सरफेस टेंशन इज द फोर्स, सरफेस टेंशन इज द फोर्स acting at right angle surface tension is the force acting at right angle on the unit length, on the unit length of surface of liquid, of surface of liquid। और करके एक और डेफिनेशन लिख लो, दूसरी वाली भी। लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी that cause to increase, that cause to increase the unit area of liquid। और ये सरफेस टेंशन क्रिएट क्यों हो रही है, ये बात समझ आ गई आपके?
मुझे बताओ सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहा? ये तो अपनी जगह पर है ना? पहले भी यही था, अभी भी यही है। यस, लिक्विड में दो तरह के फोर्स होते हैं बेटा, एक कहलाती है कोहेसिव और एक कहलाती है आपके पास एडहेसिव। कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल के दरमियान होगी और एडहेसिव डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान होगी, ठीक है। अगर आप इस कंटेनर को देखो तो कंटेनर के भी तो मॉलिक्यूल हैं, है ना, और फिर यहां पर लिक्विड के भी मॉलिक्यूल हैं। तो लिक्विड का ये मॉलिक्यूल इधर भी अट्रैक्ट होगा, इधर भी। इधर वाली जो फोर्स है वो कोहेसिव है और इधर वाली फोर्स क्या है बेटा? एडहेसिव। इधर वाली फोर्स क्या है? एडहेसिव। अब इस तरह के लिक्विड जिनके अंदर एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो, किसके मुकाबले? कोहेसिव फोर्स के मुकाबले, जैसे कि वाटर, ठीक है, तो उनके जो सरफेस का शेप है ना वो इस तरह का बनता है, इसे हम कहते हैं मिनिस्कस। क्या कहते हैं? मिनिस्कस से मुराद होता है शेप ऑफ, ये जो सरफेस का शेप है ना इसे मिनिस्कस कहते हैं। ऐसे लिक्विड जिनके अंदर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है, वो इस तरह के मिनिस्कस बनाते हैं, इससे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिनिस्कस। क्या कहते हैं? और ऐसे लिक्विड सरफेस को गीला कर देते हैं, ठीक है। पानी को किसी सरफेस पे डालो, वो सरफेस क्या हो जाएगी? गीला। आप पानी में हाथ डालकर निकालो, हाथ क्या हो गई आपकी? गीली, ठीक है, गीला, हाथ गीला हो गया, सही है, ऐसा ही है ना। लेकिन मेरे पास एक और लिक्विड है, अपने मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट कर रहा है कोहेसिव फोर्स से, और इधर भी अट्रैक्शन है, इसे मैं क्या कहूंगा? एडहेसिव। लेकिन अगर इसके अंदर कोहेसिव फोर्स ज्यादा हुई, अपने मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ज्यादा हुई दूसरों के मुकाबले, तो ऐसे सरफेसेस का जो शेप होता है वो कनकेव बनता है। कैसा बनता है? कॉनकेव। बल्कि उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने। ये कनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। अब सही हो गया, कॉन्वेक्स मिनिस्कस, ठीक है। और इस तरह के शेप कन्वेक्स बनाएगा कौन? जैसे कि मरकरी। मरकरी पता है ना, लिक्विड मेटल, ठीक है। आप इसमें हाथ डुबोकर बाहर निकालो, आपका हाथ गीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें अपने मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू मेरे हाथ के मॉलिक्यूल के मुकाबले। इससे बात समझ आ रही है? तो ऐसे लिक्विड जिनके अंदर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी वो सरफेस को गीला नहीं करेंगे, ठीक है। यहीं से एक और चीज समझा देते हैं आपको। कंटेनर है, लिक्विड है, इसमें आप एक कैपिलरी ट्यूब डाल दो। कैपिलरी ट्यूब समझते हो? गिलास की एक पतली सी ट्यूब होती है, डायमीटर बहुत छोटा सा होता है उसका। तो कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा? दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो लिक्विड अपने सरफेस से ऊपर चला जाएगा, यहां नजर आ रहा है ना, या तो लिक्विड अपने सरफेस से नीचे गिर जाएगा। कहां पर? कैपिलरी ट्यूब में। तो किसी लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाना अपने सरफेस लेवल से, या अपने सरफेस लेवल से फॉल कर जाना, ये कैपिलरी एक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिलरी एक्शन। क्या है कैपिलरी एक्शन बेटा? जो मैंने बोला, क्या? राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब इटसेल्फ क्या है बेटा? एक होलो ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत कम होगा, ठीक है। अब सवाल ही कि कौन सी लिक्विड राइज करेगी, कौन फॉल कर जाएगी? वो लिक्विड जो सरफेस को गीला करते हैं वो राइज कर जाएंगे,
वो लिक्विड जो सरफेस को गीला नहीं करते वो फॉल कर जाएंगे। मतलब जैसे कि वाटर है ना, जिसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा है वो राइज कर जाएगी, और मरकरी जिसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है वो फॉल कर जाएगी। समझ गए बात या नहीं समझे? समझ गए? कैपिलरी एक्शन क्या है? लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में मूव करना। आप ये भी कह सकते हो लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में मूव करना क्या है भाई? कैपिलरी एक्शन। अब ये मूवमेंट दो तरह की हो सकती है, या तो राइज कर जाए या फॉल कर जाए। वो लिक्विड जिनके अंदर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है जैसे कि वाटर, राइज कर जाएगी। वो लिक्विड जिसके अंदर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है फॉल कर जाएगी। समझ गए इतनी बातें? चलो और कुछ बातें बता देते हैं। यूनिट्स, किसकी यूनिट? यूनिट्स क्या है भाई इसकी? एक तो है डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन सुना सुना लग रहा है कुछ, ठीक है। और अर्श पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? स्टैलेग्मोमीटर। किससे? स्टैलेग्मोमीटर। स्टैलेग्मोमीटर, यस। 2-3 दफा बोलो, जबान सीधी हो जाएगी। नाम से लग रहा है कोई बड़ी हाई टेक कोई चीज नहीं, ये भी ग्लास की कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी ट्यूब होती है। मैं इंटर में पढ़ता था, जब मैं यूनिवर्सिटी गया और मुझे पता लगा कि आज स्टेलेग्मोमीटर और ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर यूज करेंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या ही मशीन होगी। लैब में गया तो कांच की ट्यूब पकड़ा दी और बोला टूटेगी तो 1500 देना पड़ेगा। 1500 नहीं और ज्यादा बोला था, पता नहीं 3000 बोला था शायद। खैर वो है कांच की, बट जिस तरह कांच ऐसे ट्विस्ट हुए होते हैं ना, तो खैर जाने देते हैं। सरफेस टेंशन क्या है बात समझ आ गई। सरफेस टेंशन क्यों है बात समझ आ गई। सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ इफेक्ट हैं कैपिलरी एक्शन, और कुछ इफेक्ट है जिस पर मैं बात करूंगा। इसे कॉपी कर लो, हजम कर लो। फिर सॉलिड को डायरेक्टली गैस बनाया जा सकता है, गैस को डायरेक्टली सॉलिड बनाया जा सकता है। इन सारे प्रोसेसेस के नाम याद कर लो, तो एनर्जेटिक्स जो यहां पर एनर्जी इन्वॉल्व है वो भी समझना आसान हो जाएगी। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना ये कहलाती है बेटा फ्यूजन। क्या कहलाती है? फ्यूजन। जिस टेम्परेचर पर ये फ्यूजन होगा उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट अलग है, वो टेम्परेचर है। फ्यूजन प्रोसेस है, प्रोसेस की बात कर रहा हूं। लिक्विड से गैस बनना इज वेपराइजेशन। क्या? वेपराइजेशन, सही है। गैस से लिक्विड बनना, करेक्ट, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड बनना, फ्रीजिंग इज अ टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, सब्लिमेशन, बिल्कुल। गैस से डायरेक्ट सॉलिड, डिपोजिशन, ठीक है। राइट साइड पर जितने भी प्रोसेस मैंने लिखे हैं ये तमाम के तमाम प्रोसेस एंडोथर्मिक है। सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे तो वेपर बनेगा। और लेफ्ट साइड पर जितने भी प्रोसेस लिखे हैं दीज ऑल आर एक्सोथर्मिक। समझ रहे हो ना बात? वो एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 मोल सॉलिड को लिक्विड बना दे उसे हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अगर 1 मोल सॉलिड को डायरेक्ट गैस बनाना है, 1 मोल सॉलिड को डायरेक्ट गैस बनाना है, तो जो एनर्जी दोगे उसे हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ। 1 मोल लिक्विड को गैस बनाना है, मोलर हीट ऑफ। समझ रहे हो? हाँ बस यही है। तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या है बच्चों? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 मोल सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दे? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 मोल सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दे? गैस में कन्वर्ट कर दे।
वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 मोल लिक्विड को डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट कर दे उसे हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। पेज पर हेडिंग लगी हुई है, उसे पढ़ लो, बस इतना ही था। एक टॉपिक रह गया है लिक्विड क्रिस्टल।